नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बहेरिया एक बार पुनः भारतीय संविधान की इस संपूर्ण श्रृंखला में लेकर आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। और भारतीय संविधान की इस संपूर्ण श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचियों पर। जी हाँ, अनुसूचियाँ पार्ट वन आपने देख लिया है। अनुसूचियाँ पार्ट वन में बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से 12 की 12 अनुसूचियों को आपको याद करने का तरीका बताया गया है, जिसे मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। एसएस और एससी ने जनसभा में भूमि बदली पंचनगर में। एस से स्टेट यानी कि राज्य, इसके बाद में एस से सैलरी हो गया था, ओ से औथ, आर से राज्यसभा, इसके बाद में एस से यानी एससी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल कास्ट, उसके बारे में बात की गई है। और अगला है जन से जनजातीय क्षेत्र, से शक्तियों का बंटवारा, भा से भाषाएं, इसके बाद में भूमि तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानून है। इसके बाद में बदली तो हम बात करें अनुसूची 10 दल बदल संबंधित है। और पंच यानी अनुसूची 11 पंचायती राज, और अनुसूची 12 यानी कि नगरीय सुशासन, जिसकी हमने बात की नगर से नगरीय सुशासन। तो देखिए दोस्तों, उसमें हम भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सिंपल सवाल होते हैं, जो छोटे एग्जाम सवाल पूछे जाते हैं, वो वहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि अनुसूचियों के अंदर से भी सवाल बनाए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। पिछले वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण जितने भी एग्जाम्स हुए थे, उनके क्वेश्चन पेपर्स का मैंने काफ़ी विश्लेषण किया, और उसके बाद में मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में थोड़ा डिटेल में, कि जैसा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हिसाब से हमारे कैसे सवाल आते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अनुसूची 1 के बारे में। तो दोस्तों, अनुसूची 1 की हेडिंग क्या है? जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप इसको नोट करें और ध्यान से सुनें। राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के नाम। देखो दोस्तों, जितने भी हमारे यहाँ राज्य हैं, जितने भी हमारे यहाँ संघ शासित प्रदेश हैं, उन सभी के नाम का जो उल्लेख किया गया है वो कहाँ है? वो है अनुसूची 1 में। जी हाँ, अनुसूची 1 में। यानी कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कहो, या आप कहो संघ शासित प्रदेश कहो। हिंदी में संघ शासित प्रदेश कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं। यदि संविधान की भाषा में बात करूं तो संविधान में संघ शासित प्रदेश शब्द का ही उल्लेख हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में यदि किसी राज्य के या किसी संघ शासित प्रदेश के नाम में भी यदि परिवर्तन होता है, तो वह हमारी जो इसी अनुसूची में होगा, अनुसूची 1 में ही किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के नाम का उल्लेख किया जाता है। और इसी में अगर कोई चेंजेस होता है, मान लीजिए किसी राज्य का हमने चेंज करना है, हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का राजस्थान से हम नामकरण चेंज करके राजपूताना रखें, तो याद रखना, अगर किसी राज्य का नाम भी हम बदल रहे हैं तो भी अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। ठीक है। यदि हम किसी केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदल रहे हैं तब भी होगा। ठीक है। यदि हम किसी नए राज्य का निर्माण कर रहे हैं तब भी अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा, क्योंकि नए राज्य का निर्माण करने का मतलब है उस नए राज्य को अनुसूची 1 में शामिल करना। दोस्तों, हम किसी नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, तो जब हम हमारे किसी नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण होगा तब भी अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा, क्योंकि उस नए राज्य के नाम को हम कहाँ जोड़ने वाले हैं? अनुसूची 1 में। यदि हम किसी राज्य को राज्य श्रेणी से बाहर करके उसे संघ शासित प्रदेश बनाएंगे, जैसा हमने किया जम्मू कश्मीर राज्य को हमने राज्य की श्रेणी से हटाकर संघ शासित प्रदेश बना दिया, अर्थात यूनियन टेरिटरी बना दिया, तब भी हमारे यहाँ किस में परिवर्तन हुआ? अनुसूची 1 में। यदि मैं कहूं कि 2 राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाए, तब भी किस में परिवर्तन होगा? अनुसूची 1 में। क्योंकि वहां पर जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं,
हम चाहते हैं कि राजस्थान और गुजरात को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाए। तो जैसे ही हम राजस्थान और गुजरात को मिलाकर एक नया राज्य बनेंगे तो वो एक ही नाम होगा, इस कारण एक नाम में कमी होगी और इसी कारण राज्यों की संख्या में एक कम होगा। तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो वो आपसे इस प्रकार से बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। जैसा कि आपने उदाहरण भी देखा, जैसे अभी जो है हमारे यहाँ पर संघ शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली व दमन और दीव, इसका पुनर्गठन हुआ और दो केंद्र शासित प्रदेशों को, दो संघ शासित प्रदेशों को एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनुसूची 1 के बारे में। तो इस कड़ी में हम आगे चलते हैं। देखिए, वर्तमान में 28 राज्य व 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि नवीनतम पुनर्गठित, सबसे पहले आप पुनर्गठित को समझिए ताकि आप गठित को समझ पाएंगे। नवीनतम पुनर्गठित संघ शासित प्रदेश है, तो पुनर्गठित यानी कि जिसका उल्लेख पहले से अनुसूची 1 में था। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा संघ शासित प्रदेश जिसका उल्लेख पहले से अनुसूची 1 में संघ शासित प्रदेशों में था। पहले से ऑलरेडी कौन से थे? दादर नगर हवेली और दमन और दीव, दो अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे। फिर एक पुनर्गठन विधेयक लाया गया जिसे राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति से अनुमति प्रदान की गई। तो इसके बाद में ये एक ही संघ शासित प्रदेश बन गया, अर्थात वर्तमान में ये 1 यूनिट है। पहले कितना था? 2 यूनिट। अब ये 1 यूनिट बन चुका है, इसलिए वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों की संख्या में क्या हो गई है? कमी, यानी कि 9 से 8 हो गए। देखो, सबसे पहले कितने थे? 7 के बाद में हमने जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाया और हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाए। इसके पश्चात हमने क्या किया? जैसे 2 बनाए, तो मैं यहाँ बात करूं तो 7 और 2 कितने हो गए? पहले हमारे यहाँ 29 राज्य व 7 संघ शासित प्रदेश। तो हमने यहाँ से राज्य लिया जिसको हम J&K कहते हैं और हमने इससे 2 संघ शासित प्रदेश बनाए। टोटल कितने बन गए दोस्तों? 9। जब अब यहाँ पे 28 राज्य व 9 संघ शासित प्रदेश रहे, तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि 28 राज्य व 9 संघ शासित प्रदेश किस अवधि के दौरान विद्यमान रहे। ध्यान से देखना दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 से लेकर मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 2020 तक, इस अवधि के दौरान भारतीय संविधान में 29 राज्य व 28 राज्य व 9 संघ शासित प्रदेश थे। क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख को संघ शासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, अर्थात ये उस दिन से अस्तित्व में आए थे, अर्थात उस दिन इनकी स्थापना हुई थी संघ शासित प्रदेश के रूप में। इसलिए इस समय अवधि के दौरान हमारे यहाँ पर 28 राज्य व 9 संघ शासित प्रदेश थे। पहली बात मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर को 2 बन गए, तो 7 से कितने हो गए? 9। ठीक है, और राज्य 29 से कितने हो गए? 28, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर को हटाया। इसके बाद में 26 जनवरी तक देखिए दोस्तों, हमारे यहां पर 2 संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन और दीव का क्या किया गया? पुनर्गठन। क्या किया गया दोस्तों? पुनर्गठन। यदि ये क्या है? ये है दोस्तों पुनर्गठित है। ये आपको यहां पर याद रखना है, क्या है ये? पुनर्गठित, यानी कि पुनर्गठित संघ शासित प्रदेश हैं, इस कारण इनको 2 को 1 यूनिट बना दिया। जब इन 2 को 1 यूनिट बनाया तो ये कब अस्तित्व में आए? 26 जनवरी 2020 को इनको 2 से 1 यूनिट बना दिया, अर्थात यदि मैं यहां बात करूं तो 26 जनवरी 2020 को ये अस्तित्व में आए, स्थापना में आए। अर्थात अब आपको यहां क्लियर हो गया होगा,
आराम से समझ में आ गया होगा कि 28 राज्य व 9 संघ शासित प्रदेश इस अवधि के दौरान क्यों थे। देखिए, जो कुछ जटिल एग्जाम होते हैं, पटवार वगैरह होते हैं, उसमें बच्चे को बिल्कुल डाइवर्ट करने के लिए आपके संबंध में पूछ लेगा। वो कह देगा कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे हुए होंगे और वहां सीधा लिखा हुआ होगा कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ध्यान से सुनिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य थे, बिल्कुल सही है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 28 राज्य थे, बिल्कुल सही है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 9 संघ शासित प्रदेश थे। फिर वो पुनः लिख देगा 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 के बाद भारत में 7 संघ शासित प्रदेश थे, तो या 7 थे, तो मतलब आखिरी वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे यहां से वो सवाल बनाएगा। हो सकता है वो राज्य नाम पूछकर केवल संघ शासित प्रदेश पूछ ले कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 7 संघ शासित प्रदेश थे, 31 अक्टूबर 2019 के बाद भारत में 9 संघ शासित प्रदेश हो गए, 26 जनवरी 2020 के बाद में भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हो गए, तो और फिर नीचे लेगा उपरोक्त सभी, तब क्या होगा, उपरोक्त सभी। देखो दोस्तों, मैं एक एक जो पॉइंट आपको बता रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पुराना जमाना नहीं रहा जो सीधे फैक्ट्स पूछे जाते थे, वर्तमान में कंसेप्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। अब ये कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। कंसेप्ट बेस्ड कैसे, जब आप ये पूरी हिस्ट्री आप जब ये पढ़ लेंगे इसकी, उसके बाद में आपसे इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पूरी याद है तभी आप इस प्रकार के सवालों के जवाब दे सकते हैं, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। इसलिए प्रत्येक विषय वस्तु को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। वर्तमान में कंपटीशन का दौर है और दोस्तों आपको पता है वैकेंसियां कम होती हैं और फोरम बहुत ज़्यादा होता है। राजस्थान पुलिस का उदाहरण ले लीजिए आप, हर साल 12 से 15 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। पटवार का देख लीजिए आप, रीट को देख लीजिए आप, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं। और सिर्फ जो हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से हम देखें तो सीटें सिर्फ हजारों में होती हैं। तो सिलेक्शन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, वीडियो पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आए। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें, अब हम सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। ये जो कंसेप्ट वाली चीज है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। पुनर्गठित यानी कि जो पहले से ऑलरेडी संघ शासित प्रदेश के रूप में थे, फिर उनका क्या गया, पुनर्गठन किया, ठीक है, और क्या बनाया, एक यूनिट बना दिया, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि नवीनतम गठित, याद रखिएगा पुनर्गठित, अगर ऑप्शन में पुनर्गठित सवाल पूछा जाता है दादर नगर हवेली और दमन और दीव ही सही होगा। अगर आपसे पूछा जाता है नवीनतम गठित संघ शासित प्रदेश है, तो दोस्तों कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर। कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर आपका सही उत्तर होगा, और लद्दाख साथ में। इसके बाद में मैं आपके सामने बात करूं, दादर नगर हवेली और दमन और दीव की स्थापना कब हुई, या ये कब, याद रखिएगा। इनकी अगर मैं अलग अलग बात करूं तो 11 अगस्त 1961 को दादर नगर हवेली एक संघ शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। और यदि मैं दमन और दीव की बात करूं तो देखिए दोस्तों, दमन और दीव जो स्थान है, ये 1961 से लेकर 1987 तक गोवा के साथ संघ शासित प्रदेशों में थे। देखिए, गोवा को हमने पहले पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त करवाया था। तो उस समय 1961 से लेकर 1987 यानी कि 1961 से 1987 तक दमन और दीव किसका भाग था, ये था गोवा का। इसके पश्चात दमन और दीव को 1987 में एक स्वतंत्र संघ शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया था। इसका कारण भी आप जानते होंगे, जिन्होंने पॉलिटी संविधान पढ़ रखा है या हिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है उनको ज्ञात होगा कि 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा हमने प्रदान कर दिया था। तो इन दोनों को अलग कर दिया गया।
अब वर्तमान में हमने इन दोनों को पुनर्गठित करके एक ही यूनिट बना दिया। दादर नगर हवेली में 2 जिले थे और दमन और दीव में 1 जिला था। तो वर्तमान में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 3। अर्थात आपसे पूछता है दादर नगर हवेली और दमन और दीव में जिलों की संख्या कितनी है? 3। देखिए दोस्तों, ये सवाल ऐसे सवाल राजस्थान जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें बार बार, जो तेलंगाना उस समय नवीनतम गठित राज्य था, 2 जून 2014 को तेलंगाना गठन हुआ था, उसके जिलों की संख्या कितनी थी और वहाँ का प्रशासक कौन, वहाँ के जो राज्यपाल कौन है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, इस प्रकार के सवाल जेल प्रेरी में और भी जो अन्य एग्जाम्स हुए थे उनमें मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। तो आप ध्यान रखें, वर्तमान में चर्चा का विषय है और यहाँ से सवाल बनना स्वाभाविक है। देखिए, इसके बाद में दादर नगर हवेली कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 2020 को, यानी कि ये एक यूनिट के रूप में कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 2020 को। यदि आपसे पूछता है दादर नगर हवेली तो 11 अगस्त 1961, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में राजधानी क्या होगी? देखिए दोस्तों, दादर नगर हवेली और दमन और दीव की राजधानी दमन होगी। यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 2। राज्यसभा की यहाँ पर कोई सीट नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो संघ शासित प्रदेश हैं अभी तक उनमें इससे पहले केवल दिल्ली में 3 और पुडुचेरी में 1 जो है राज्यसभा की सीटों का उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त किसी भी संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा की सीटें नहीं थी। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर में भी जो है राज्यसभा की सीटें हैं। तो अभी इसके बारे में जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे उस समय काफी विस्तृत रूप से राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा हम करेंगे। देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हाई कोर्ट, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि दादर नगर हवेली जो किस न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है या किस हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आपको याद रखना है मुंबई हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में यह क्षेत्र आता है। इसके बात करें यहाँ आधिकारिक भाषा, तो अब मैं बात बता दूं आपको, आधिकारिक भाषा कोंकणी, गुजराती और हिंदी। ध्यान से देखिएगा, कोंकणी, गुजराती और हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बता दूं क्यों। कारण ये है कि यहाँ पे मराठी का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि निकटतम जो राज्य है वो आप सबको पता है महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है और इन क्षेत्रों में यहाँ की आधिकारिक भाषा में मराठी को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया है। तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, समुद्र के किनारे है कि हाँ आधिकारिक भाषाएं 4 पूछा है कि उपरोक्त सभी होगी, या उपरोक्त में निम्न में से कौन सी आधिकारिक भाषा नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 99% लोग जो है गुजराती को गलत करने वाले हैं। और ये गुजराती जो भाषा है वो इसकी आधिकारिक भाषा है। कोंकणी, गुजराती और हिंदी तीनों ही यहाँ की आधिकारिक भाषा है। मराठी यहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं है, या मैं कहूँ अन्य और भाषाएं हैं वो आधिकारिक भाषा में नहीं, श्रेणी में नहीं है। अच्छा, यहाँ के प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है वर्तमान में कि प्रशासक कौन, कहाँ का, किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नवीनतम गठित संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख की। देखिए, दोनों की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुई थी, यानी कि ये 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आए थे। इसके बात करूं राजधानी, तो देखो लद्दाख की राजधानी लेह में स्थित है और जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, यानी अर्थात जब गर्मियों का मौसम होगा तब राजधानी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? श्रीनगर, और जब सर्दी होगी तब कहाँ हो जाएगी? जम्मू में। अर्थात जैसा आपका इन्वायरमेंट होगा उस हिसाब से इन्होंने अपनी राजधानी सेट कर रखी है, जिससे इन्हें आसानी से कोई भी तकलीफ नहीं हो। देखिए, हम भी तो ऐसा ही करते हैं, जब सर्दी पड़ती है तो रजाई, चद्दर, कंबल ओढ़ के सोते हैं, और जब गर्मी पड़ती है तो कूलर, एसी, पंखा, हम वातानुकूलित जो कुलित साधन हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, जिलों की संख्या यदि मैं आपके यहाँ बात करूं तो लद्दाख में 2 जिले हैं। मैं बता दूं आपको, एक जिला है लद्दाख और करगिल, जिसे हम लेह भी कहते हैं, लेह और करगिल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ याद रखना है लद्दाख क्षेत्र में आपके जो है 2 जिले हैं, लेह और करगिल। आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखनी है, क्योंकि आपसे वो पूछता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है करगिल का युद्ध हुआ था और ये हमेशा चर्चा में बना रहता है।
इस कारण से वो आपसे सीधा पूछ लेगा कि करगिल किस संघ शासित प्रदेश का जिला है। सीधा सा सवाल है और यहां बच्चा कंफ्यूज होगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, बिना पढ़े हुए मैक्सिमम वो जम्मू कश्मीर करके आने वाला है। तो आपको यहां ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर में जिलों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी दोस्तों। जी हाँ 20। और लोकसभा की सीटों की संख्या तो मैं यहां बात करूं, यहां पर 5 है। और लद्दाख के एकमात्र वर्तमान में जो हम बात करें सांसद हैं वो हैं जामयांग सेरिंग नामग्याल। ये नाम काफी महत्वपूर्ण है। मैंने 3 टुकड़ों में लिखा है, इसीलिए लिखा है कि आपको याद हो, जामयांग सेरिंग नामग्याल। क्योंकि इन्होंने जब जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेशों में बांटा था, उस समय इन्होंने हमारा जो भारतीय निम्न सदन है लोकसभा, उसमें एक बेहतरीन स्पीच दी थी, जिस कारण ये काफ़ी चर्चा का विषय रहे थे। सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे ये काफ़ी चर्चा का विषय रहे थे उस समय। क्योंकि जब किसी क्षेत्र को हम यूटी या किसी संघ शासित प्रदेश को राज्य में बदलते हैं और वहाँ के किसी सांसद द्वारा जो जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, वो लोग वहाँ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम बात करें, जैसे हमारा जो क्षेत्र है कोटा, संसदीय क्षेत्र कोटा है, और कोटा में भी यदि हम बात करें, आपके जो अपने जो ओम बिरला जी हैं, यदि वो संसद में कोई बात कहते हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी बात कहाँ रख रहे हैं? संसद में। हालांकि वर्तमान में आप सबको ज्ञात है ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उपराज्यपाल की, यानी कि जो यहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है और यहाँ पर प्रशासक की। देखो दोस्तों, ये अलग अलग शब्द क्यों है? आपने देखा होगा कुछ संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में कौन होता है? प्रशासक। और इसी में क्या होता है? उपराज्यपाल होता है, जिसको हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। यहां आपको ये समझने वाली बात है, वो मैं आपको बता दूं। देखो, संविधान में प्रशासक शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन वहां बताया गया है कि जैसा केंद्र सरकार चाहे प्रशासक के तौर पे होगा वो प्रशासक ही, लेकिन उसे अन्य नामों से बुलाया जा सकता है। उसके लिए उपराज्यपाल जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, उपराज्यपाल वही नियुक्त किए जाते हैं जहां पर पहली बात एक तो विधानसभा हो, जहां पर क्या हो? विधानसभा। नंबर 2 चीज, या वो क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र हो, या वो क्षेत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। तो जब भी आप पढ़ते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी है भाई हमारी। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा, और वहां दिल्ली में विधानसभा भी है। इसके बाद में आपने पढ़ा होगा पुदुचेरी, तो पुदुचेरी में भी वर्तमान में जो हमारी किरण बेदी जी जो है उपराज्यपाल के पद पे विराजमान है, तो वहां पे भी उपराज्यपाल का पद है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर कोई विधानसभा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां उपराज्यपाल का पद है। वो इसी कारण है क्योंकि वो हमारे लिए सामरिक और सैन्य दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, इसी प्रकार आपका जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, और जो आपका लद्दाख है, लद्दाख हमारे लिए संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर चाइना के साथ, लद्दाख के साथ जो है, लद्दाख से हमारा चाइना के साथ शेयर होता है। इसलिए हमारे यहाँ ये संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण किसकी नियुक्ति की जाती है? उपराज्यपाल की। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? राधाकृष्ण माथुर। और ये जम्मू कश्मीर के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि इस संबंध में और भी अच्छी वीडियो का मतलब ये है दोस्तों कि जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं और जो राज्य हैं, इनको काफी विस्तृत रूप से और पढ़ाया जाए, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन वो तभी लेकर आऊंगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में थंबनेल देंगे, यानी कि थम्स अप का जो निशान आप देंगे, तो तभी मैं वो आपको लेकर आऊंगा। क्योंकि आप लाइक करेंगे तभी मुझे पता पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की मैं एक वीडियो और लेकर आऊं बाद में, जिससे आपकी जितने भी जो कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हों। ठीक है, तो आप फटाफट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम अगली अनुसूची के बारे में बात करेंगे। जल्दी कीजिए दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर आगे जो बात करने वाली हैं वो राज्य के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं कि राज्य, नवीनतम गठित राज्य और नवीनतम पुनर्गठित राज्य कौन कौन से हैं, और उनके बारे में मैं आपसे भी चर्चा करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो दोस्तों, लाइक और कमेंट में किसी प्रकार की कमी मत किया कीजिए, क्योंकि यही है जो एक शिक्षक का मनोबल बढ़ाते हैं, जिससे हमें और बेहतरीन कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए दोस्तों, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में आपके राज्यों की बारी है। जो सवाल बनेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे बताइए कि नवीनतम पुनर्गठित राज्य कौन सा है। अब आप मन में विचार कीजिए, क्योंकि आप कुछ बच्चे यूं सोचते हैं कि भाई मुझे सब आता है। भाई सब कुछ तो किसी को भी नहीं आता है। सर्वगुण संपन्न कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होती है, और यदि हम उन कमियों को पहचान लें तो एग्जाम में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। प्रत्येक एग्जाम आप रिटर्न पूरा पास करेंगे और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। वो तभी हो सकता है जब आप अपनी कमियों को पहचाने और उन पे अभी से काम करना शुरू कर दें। तो देखिए दोस्तों, नवीनतम घटित राज्य प्रदेश कौन सा है, या मैं कहूं नवीनतम घटित राज्य कौन सा है, तो मैं आपके सामने सीधा सा आपसे पूछता हूं, नवीनतम घटित राज्य कौन सा है, बताइए आप लोग। देखिए, नवीनतम पुनर्गठित राज्य कौन सा है, तो नवीनतम पुनर्गठित राज्य जो है वो है आंध्र प्रदेश। ध्यान से देखिए, मैंने आपको भी यही समझाया था। नवीनतम घटित राज्य कौन सा है, ये है दोस्तों तेलंगाना। मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको, भाई जो पहले से उस सूची में है, यानी कि हम बात करें राज्य अनुसूची 1 में राज्यों की श्रेणी में पहले से ही आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया, यानी कि आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े हुए, तभी तो नया राज्य क्या बना, तेलंगाना। यानी कि नवीनतम घटित जिसका नया गठन हुआ वो तो कौन है, तेलंगाना। और जिसको पुनर्गठन यानी कि जिसके टुकड़े किए गए, जिसको तोड़ा गया, जिसकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया, वो राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो आपको यही चीजें याद रखनी है, जिसको तोड़ा गया या जिसको जोड़ा गया, यानी कि किसी भी प्रकार का, देखो यहां पे ये बहुत ही आसान चीजें हैं जिनको आप समझें। अब मैं आपसे बात करूं तेलंगाना के संदर्भ में, तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। किस कमेटी की सिफारिशों पर, यानी कि कौन सी कमेटी थी जिसने सिफारिश की थी, ये थी कृष्णा कमेटी। कृष्णा कमेटी ने सिफारिश की थी कि भाई तेलंगाना राज्य का गठन होना चाहिए। अब तेलंगाना राज्य का गठन हो गया 2 जून 2014 को कृष्णा कमेटी की सिफारिशों पर। तो इन्होंने कहा कि भाई राजधानी क्या होनी चाहिए, तो कि इसकी जो राजधानी होगी तेलंगाना की वो होगी हैदराबाद। अब आपके मन में सवाल उठा कि सर हैदराबाद तो जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। देखिए दोस्तों, मैं यहां आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की ये संयुक्त राजधानी है। कैसी राजधानी है, संयुक्त राजधानी, लेकिन स्थायी नहीं है। कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, यानी कि 2014 से लेकर 10 वर्ष कब तक होंगे, 2024 तक। ये सवाल पूछा जा चुका है, यानी कि नया सवाल क्या बनेगा कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी कब तक रहेगी, 2024 तक। देखिए, ये सारा एक एक्ट है, अधिनियम के माध्यम से निर्धारित किया गया है। तो अब आपसे सवाल ये बनता है कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है, जो अभी नई राजधानी बनेगी, वो कौन सी होगी। ये तो पुरानी हो गई ना हैदराबाद, नई कौन सी होगी 10 वर्षों के बाद में, अमरावती। कौन सी होगी, अमरावती। अर्थात 10 साल आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं कि आप अमरावती जो शहर है उसको एक राष्ट्रीय जो आपकी राज्य राजधानी है
उसके रूप में आप उसको डेवलप कर सकें, उसको आप डेवलप कर लें। 10 साल का आपको समय दिया जाता है। अब देखो दोस्तों, यही बात करूं तो हाई कोर्ट, तो यहां आपके सामने जो हाई कोर्ट है वो हैदराबाद हाई कोर्ट किसका है? तेलंगाना का। लेकिन इसके बाद में अभी नवीनतम आंध्र प्रदेश के लिए नए हाई कोर्ट का गठन हुआ है, जिसको हम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के रूप में जानते हैं, जो अभी सबसे नवीनतम घटित हाई कोर्ट है। अर्थात हम बात करें 1 जनवरी 2019 को ये अस्तित्व में आया था, ठीक है। और वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी हो गई है? 25। वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी हो गई है? 25। इससे पहले हाई कोर्टों की कुल संख्या कितनी थी? 24। तो बहुत सारे सवाल आपके यहां से बनने वाले हैं आगामी एग्जाम्स में, ठीक है दोस्तों। यहां हम बात करें जिलों की संख्या। जी हां, जेल प्रेरी में मैं आपको बता दूं लगभग 5 से 6 पारियों में यह सवाल पूछा गया था कि जिलों की संख्या तेलंगाना में कितनी है? 33। यानी कि 33 जिले और किसके हैं? हमारे राजस्थान के। तो यहां सिमिलरिटी हुई कि नहीं हुई? इसी कारण ऐसे सवाल अधिक से अधिक आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद में मैं यहां पर बात करूं तो आपके सामने बहुत सारी विशेषताएं हैं। यदि मैं आपको आधिकारिक भाषा, तेलंगाना की आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों? तो तेलंगाना की जो आधिकारिक भाषा है पहली तो है तेलुगु। और यदि मैं बात करूं ये प्राथमिक और सेकेंडरी कौन सी है? उर्दू। दूसरी कौन सी है? उर्दू। इसके बाद में दोस्तों यदि हम यहां बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो है लोकसभा की सीटें हैं वो है 17 और राज्यसभा की सीटें हैं वो है 7, ठीक है। इसके बाद में यहां पर जो विधानसभा की सीटें हैं वो हैं 119 और जो आपके राज्य विधान परिषद की सीटें हैं तो विधान परिषद की जो सीटें हैं वो है यहाँ पर 43। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर है। और आपसे पूछा जाता है कि तेलंगाना के सीएम कौन है? तो मैं आपको बता दूं चंद्रशेखर राव। और अगर आपसे पूछ ले कि गवर्नर कौन है अर्थात राज्य कौन है, तो तमिल साई जो है सुंदर राजन यहाँ के जो है आपके राज्यपाल हैं। तो ये आपने देखा कि तेलंगाना से किस प्रकार के सवाल आपके बहुत सारे विभिन्न एग्जाम्स में पूछा गया। स्थापना कब हुई ये भी पूछ लिया गया, किस कमेटी की सिफारिशों पर हुआ ये भी पूछ लिया। आंध्र प्रदेश की नवीनतम राजधानी कौन सी होगी? अमरावती। अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया है, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इसके बाद में संयुक्त राजधानी है, ठीक है। आधिकारिक भाषा ये भी एक बार पूछा गया था एग्जाम में कि आधिकारिक भाषा कौन सी है? प्राइमरी तो ये है और सेकेंडरी ये है। इसके बाद में जिलों की संख्या, तो ये तो जेल प्रेरी में काफी बार पूछ लिया गया है, ठीक है। हाँ, समय समय पर ये सवाल भी आपके पूछे जाते रहे। आरआरबी एनटीपीसी वगैरह में ये सवाल काफी ज्यादा पूछे गए थे, सीएम और गवर्नर वाले। तो इस प्रकार से काफी जो सवाल है वो आपके चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो अनुसूची 1 को हम यही समाप्त करते हैं। और जिस को आप ये चाहते हैं, जो बच्चे ये चाहते हैं कि मैं इन राज्यों को और जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं तो उनको और ज़्यादा काफ़ी विस्तृत तरीके से पढ़ाऊँ, तो वो जो है लाइक एंड शेयर एंड कमेंट में ज़रूर आप थम्स अप का निशान करें, जिससे मैं एक और वीडियो आपका अलग से लेकर आऊँगा जो इस संविधान की श्रृंखला से परे होगा, जिस पर हम अलग से बात करेंगे और बेहद गहराई से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल हम एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय।